देखो, हमारे लिए सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करना भी जरूरी है। कल हमने समझा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो एक बार और देखते हैं। हमने ये सोचने की कोशिश किया कि जो फिजिक्स के लॉज हैं, फिजिक्स के लॉज, अगर उनको हम किसी एक सिस्टम पर, किसी एक बॉडी पर अप्लाई करें तो कैसे होगा। तो उसको सोचने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मेरे हाथ में ये एक बॉडी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल, इसको अगर मैं फ्रीली हवा में रोटेट करता हूं तो एक बात समझ में आता है, वो ये कि ये बॉडी इधर जाती है और ये उधर जाती है। अब एक बात वो ये कि जब मैं इसको यहां से फोर्स लगाता हूं तो ये मुड़ जाती है। अच्छा, मेरी फोर्स की कैलकुलेशन क्या बताती है? मैंने कहा कि फोर्स की कैलकुलेशन ये कहेगी कि 2 न्यूटन की फोर्स अगर आप किसी भी 5 kg वाली बॉडी पे अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नहीं, कितना होगा एक्सेलरेशन? 2/5। इतना एक्सेलरेशन होगा। अब इसका क्या मीनिंग है? तो देखो, इसकी मीनिंग कि अगर हमारे पास एक ये बॉडी, इसको ऐसे धक्का लगाओ तो जो इसमें एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन 2/5 का होगा। तो वही काम मैंने इसको सोच के किया। मैंने कहा ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 2/5 का होगा तो मैंने इसको 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, बॉडी का मास 5 kg माना। तो जैसे मैं फोर्स लगाता हूं और जब इसको नोट करता हूं कि कितना एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेशन 2/5 नहीं रहता है। लेकिन फिजिक्स के लॉ ने मुझे समझाया कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे 2 न्यूटन की और वो बॉडी का मास 5 kg है तो एक्सेलरेशन जरूरी 2/5 आएगा आएगा। लेकिन मैंने फोर्स लगाया, ये मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी में जितने पार्टिकल हैं ये आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन इनका एक्सेलरेशन 2/5 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या हमारा फिजिक्स का लॉ यहां बदल जाता है? तो यस, अगर हम ऐसे अप्लाई करेंगे तो बदल जाएगा। तो अभी तक हम जो लॉस पढ़ रहे थे वो किसके लिए थे? तो वो लॉस थे हमारे पास एक पॉइंट के लिए, एक सेंटर के लिए। ठीक है, अभी हमारे फिजिक्स के लॉ क्या कहते हैं कि आप फोर्स को यहां नहीं यहां लगाओ तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो 2/5 का होगा। इसी प्रिंसिपल को हम आगे कैरी करते हुए आते हैं और जब न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम कि डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ठीक है, दो मास यहां पर है तो यहां से डिस्टेंस लो और एक यहां से डिस्टेंस लो। लेकिन डिस्टेंस हम कभी भी अपने नोटबुक में ऐसे कैलकुलेट नहीं करते थे। कैसे करते थे कैलकुलेट? तो हम एक सेंटर मानते थे, इसके सेंटर को इसके सेंटर से ज्वाइन करते थे। क्यों सेंटर क्यों लिया? क्योंकि हमारे ज्यादातर फिजिक्स के लॉ एक पॉइंट के लिए काम करते हैं, एक बॉडी के लिए नहीं। क्योंकि बॉडी का बिहेवियर हमारे फिजिक्स के लॉ को सेम नहीं मैच करता। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी लॉज हमने बनाए, इट इज फॉर पॉइंट मास, फॉर सेंटर ऑफ मास, ये उसी के लिए काम करता है। तो हमारे लिए सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना, सेंटर ऑफ मास को समझना बहुत जरूरी है। ओके, क्या होता है सेंटर ऑफ मास? हमने ये माना था कि जितने भी बॉडी में ये मास अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हैं, हम ऐसा मानेंगे कि इन सभी का कंसेंट्रेशन एक ऐसे पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पर इफेक्ट इतना होगा। मतलब इतने का मतलब कि एक पॉइंट पर होगा। अच्छा, फिर से ऑल मास ऑफ द बॉडी आर कंसिडर्ड टू कंसेंट्रेटेड एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। अब वो पॉइंट जहां पर इसके मास अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है, हम ऐसा सोचेंगे कि इनका जो कंसंट्रेशन है वो एक पॉइंट पर है, वही एक पॉइंट हमारे लिए सेंटर ऑफ मास है। और उस पर फोर्स लगाएंगे तो जाके इफेक्ट जो होगा वो ये वाला आएगा। इस वाले आने का मतलब कि अब हमारा फिजिक्स का लॉ किसके लिए काम कर रहा है? फॉर पॉइंट के लिए।
इस पॉइंट पर अगर फोर्स लगाएंगे तो उसके लिए काम करेगा। लेकिन अगर हम एक बॉडी को अलग अलग जगह से धक्का देंगे, यहां से धक्का दिया तो ये इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। अब ना हमारे लिए एक बात समझना तो बहुत जरूरी हो गया कि सेंटर ऑफ मास को हमें जरूर फिजिक्स में कैलकुलेट करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो ये देखो एक बात और, अगर हमने एक पार्टिकल को फेंका, जो दिवाली पे बम फोड़ते हैं छोटे छोटे पटाखे, तो यहां पर आके ये ब्लास्ट हो जाता है, एक ऐसे जाता है एक ऐसे जाता है। तो क्या हम अपने कैलकुलेशन ऐसे और ऐसे जाने के लिए करेंगे या फिर ऐसे और ऐसे जाने के लिए करेंगे? तो हमारी कैलकुलेशन ऐसे जाने के लिए नहीं आती है। हमें जो कैलकुलेशन आती है वो इसके लिए है, इस रास्ते के लिए। और ये रास्ता कौन सा है? प्रोजेक्टाइल। इसलिए हमने प्रोजेक्टाइल को पढ़ा था, तो वो हमें अच्छे से समझ में आया था कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करना है। बट अगर हम इसके लिए पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन हमें नहीं आता, इसके लिए आता है। और फिजिक्स में यही कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास, यही कंसेप्ट हमें हेल्प करता है कि जो मास अलग अलग फैल चुके हैं, ये अलग अलग हो चुके हैं, तो इनको हम ये मानेंगे कि ये सभी का सेंटर ऑफ मास ऐसे चलता है। और अब हमारे लिए इनकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये टॉपिक बहुत जरूरी है। ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एक बात याद रखो, जब कभी भी हम रोटेशन पढ़ते हैं, रोटेशन चैप्टर या रोटेशन से कोई भी जुड़ी हुई चीज, उसमें एक बात होती है, वो ये कि या तो वो 2D होगा या तो वो 3D होगा। अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके अंदर 2 एक्सिस होती है, एक तो y एक तो x। और जब कहीं भी हम 2D पढ़े या 3D पढ़े तो हमारे लिए फिजिक्स को एक एक करके हमें सॉल्व करना है। एक एक करके सॉल्व करने का मतलब कि पहले उसको x के इफेक्ट में, x के डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है वो निकालो, y के डायरेक्शन में कितना है वो कैलकुलेट करो। और इसी तरह से जब हम x y को ज्वाइन करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? एक लोकेशन पर। और वो लोकेशन क्या होती है? वो लोकेशन होती है ग्राफ, कोऑर्डिनेट। अच्छा, कैसे करते हैं? तो एक पल को मान लेते हैं हमारे लिए कि एक बॉल यहां, एक बॉल यहां, ये मास m1 मास m2। ठीक है। ये दोनों मास एक दूसरे से सेपरेट हैं और इनकी डिस्टेंस r। हम ये पूछना चाहेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। मानो कि ये ज्यादा बड़ी है, हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि सेंटर ऑफ मास कहां है। और ऐसे क्वेश्चन को पूछने के लिए आपको सबसे पहले यह आना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास किससे, पहला क्या कि कहां से सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करना है, फ्रॉम वेयर। और उसके लिए हमें पहले अपना एक ओरिजिन चुनना पड़ेगा। जो इंसान यहां खड़ा है उसके लिए सेंटर ऑफ मास अलग, जो यहां खड़ा है उसके लिए सेंटर ऑफ मास अलग। तो कहां है सेंटर ऑफ मास, इसको बताने के लिए पहले हमें एक ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, नंबर 1 क्या है? डिसाइड ओरिजिन। तो नंबर 1 हमें ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर 2, अब हमें यह पूछना होगा कि ओरिजिन डिसाइड करने के लिए तो हमारी चॉइस है, तो इसको कहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, कैसे करते हैं कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास? इट इज इंपॉर्टेंट। क्या फॉर्मूला रखेंगे, क्या फॉर्मुलेशन करेंगे कि सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट हो जाएगा। इन दोनों बातें अगर आपको पता रहेंगी तो इट विल बी इजियर। एक और जो कैलकुलेशन के लिए सबसे जरूरी है वो ये कि वो 2D है, 3D है कि 1D है। पहले इनको सेपरेट सेपरेट सोचना होगा। ठीक है। तो 1D है या 2D है कि 3D है, ये तीनों बातें अगर आपके मन में रहेंगी सो इट विल बी इजियर।
1D है कि 2D है कि 3D है, हमें ये भी आना चाहिए। ओके, अच्छा, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, ये इसकी फॉर्मुलेशन। इसकी फॉर्मुलेशन टेक्निक क्या होगी, लेट्स वी सी। क्या होता है सेंटर ऑफ मास, क्या डेफिनेशन है इसकी? इसकी डेफिनेशन है कि ऑल मासेस या तो ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस ऑफ ए बॉडी आर सपोज टू कंसंट्रेट एट वन लोकेशन। ऑल distributed masses of a body supposed to concentrate at one location, and that location ये इसकी डेफिनेशन है कि ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस ऑफ ए बॉडी सब आर सपोज टू कंसंट्रेट या कंसंट्रेट एट वन लोकेशन एंड दैट लोकेशन इज सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसी की डेफिनेशन को यूज करके इसका फॉर्मुलेशन सोचो। देखो, हमने मान लिया कि ये इसके मासेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है अलग अलग जगह पर। किसी भी फॉर्मुलेशन को करते वक्त पहले ये मानो कि फॉर्मुलेशन करना है तो किसके लिए, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस के लिए M1, M2, M3, M4 और M5, इन सभी का एक जो कंसेंट्रेशन है वो एक पॉइंट पर होगा। वो पॉइंट कहां होगा मतलब कि उसको हम ऐसा किस जगह पर मानेंगे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन में यह होना चाहिए कि हमें यह पूछा कि आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, लेकिन आपको पहले यह अंदाजा होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास है उस बॉडी में। अगर सेंटर ऑफ मास है तो कहीं भी मान लो। क्यों कहीं भी मान लो? देखो, अगर हमारे पास ये एक लाइन है, हमने माना कि यहां पर ये 2 सेंटीमीटर, ये जो पॉइंट है 2 मार्क किया हुआ है, ये मार्क 3 किया हुआ है, तो हमने मान लिया कि 2.5 यहां किया हुआ है। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है कि इसकी कैलकुलेशन के वक्त ये मार्क यहां पर हो 2.5। जो मार्क मैंने यहां किया है, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है कि ये यहां पर हो। लेकिन ये शर्त है कि इसको जो हमने निकाला, इसको जो हमने ढूंढा, ये ढूंढने की हेल्प हमें इसने किया। मतलब क्या कि अगर हमें किसी का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो हमें इसकी हेल्प पड़ेगी जो हमने माना है। जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं कि मान लो कि उसकी एज x है, तो पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि इन सभी के लिए सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं है, और वो कहां पर है। तो अभी इसको मानते हैं, चलो मान लेते हैं कि वो सेंटर ऑफ मास यहां पर है। ये तो ये चीज क्या है, इन टोटल मास का सम, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास यहां मान लिया, तो हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इसी की हेल्प पड़ेगी। अगर इसकी हेल्प पड़ेगी तो हो सकता है कि ये यहां पर हो, ये यहां पर हो, ये यहां पर हो, कहीं भी हो सकता है ये। तो पहले मानो कि ये है, अगर ये है तभी तो ढूंढ पाओगे। अच्छा, सो लेट्स वी डू कैलकुलेशन। इसका फॉर्मुलेशन करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, हमें ऑरिजिन कि सेंटर ऑफ मास कहां से। तो सेंटर ऑफ मास कहां से, उसके लिए हमने यहां पर माना कि यहां हम खड़े, यहां पर हम खड़े हैं, और जहां से हम खड़े होकर मेजरमेंट शुरू करते हैं वो ऑरिजिन है। तो ये पॉइंट ऑरिजिन, तो यहां से इसको माना कि ये कितनी दूर है, ये है R1 लोकेशन पर, ये कितनी दूर है R2, और इसी तरह से कर करके हमने R3, ये वाला R4, ये वाला R5,
तो सभी मासेस को हमने अलग अलग मान लिया। M1 जो है वो हमसे R1 दूरी पर है, M2 R2 और M3 जो जिसकी M3 की जो डिस्टेंस है हमसे वो R3 है, M4 के लिए R4 और M5 के लिए R5। तो हमने इन सबको इतनी दूर हमसे मान लिया। अब सेंटर ऑफ मास कितनी दूर होगा? तो सेंटर ऑफ मास भी होगा वो हमसे ये R डिस्टेंस पर है, ये हमसे R डिस्टेंस पर है। अगर ऐसा है तो अब करते हैं कैलकुलेशन। क्या कहता है इसका मेरे पास टेक्निक? इसकी डेफिनेशन कहती है कि ऑल मास का मतलब कि सारे के सारे, तो उसके लिए हमें M1 R1 सभी हैं तो M2 R2 M3 R3 इसी तरह से M4 R4, ये सभी के सभी कहां पर लोकेटेड है? एट वन पॉइंट। तो मतलब कि जो इनका इफेक्ट है वही इफेक्ट किसका होना चाहिए? M R का। और इस R को कैपिटल दे देते हैं नाम, चलो स्मॉल मानते हैं। तो जो इसका इफेक्ट है ये सभी के सभी एक पॉइंट पर है, ठीक है। तो जो इनका इफेक्ट और इसका इफेक्ट दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसके इक्वल में M इंटू R। और यही डेफिनेशन कहता है हमसे। अब हमें निकालना क्या था कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है, तो कहां पर है वो? तो ये रहा R। अब हो गया इसके लिए कैलकुलेशन, तो R कैसे निकालेंगे? R हो जाएगा M1 R1 M2 R2, ये इसके लिए करना है तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। और ये मास कौन है? जितने भी यहां पर मास ऐड है। क्यों? क्योंकि ये मास कौन सा है कि जहां पर सभी मास का कंसंट्रेशन हो, हाँ, सब मास का इफेक्ट। तो ये जो कैपिटल M है यही M1 M2 और M3 इनका एडिशन है, टोटल मास। अच्छा, अब क्वेश्चन को समझना, ये चीज क्या है? यह है कि सारे के सारे मास, टोटल मास एक पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर है। लेकिन पॉइंट कहां पर है? पॉइंट यहां पर है, पॉइंट यहां पर है। तो ये जो चीज हमने निकाली ये क्या है? लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये देखो ये चीज क्या थी? लोकेशन। तो ये फॉर्मूला किसके लिए बनाया? लोकेशन फाइंड करने के लिए, ये जरूरी है। अब एक बार फिर से देखो, ये रहा कैलकुलेशन की टेक्निक। तो ये लोकेशन के लिए हो गया और हमें यही तो करना था। अच्छा, इसमें एक और चीज सेपरेट करो। वो चीज क्या? कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, और नंबर 2 वेयर इज सेंटर ऑफ मास। कि दोनों चीजें अलग अलग हमें देखना है। वेयर इज सेंटर ऑफ मास, ये रहा, एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, वो ये रहा। दोनों आपको डिफरेंट समझना है, इन दोनों को एक नहीं मान लेना। ये जो हम पढ़ रहे हैं R, इसको कभी कभी M1 R1, ये क्या बताता है आपको? ये बताएगा कि मास M1 किस जगह पर लोकेटेड है। किस जगह पर लोकेटेड है वो कौन है?
मास m1। अच्छा, टोटल मास कहां पर है? वो यहां पर है। ये कहां पर लोकेटेड है? r पर। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? दिस इज द टोटल मास या तो इफेक्ट ऑफ टोटल मास इज कंसेंट्रेटेड एट वन पॉइंट। इस पॉइंट पर जो है वही सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, ये दोनों कर क्यों रहे हैं? इनको करने का हमारे लिए इसलिए मेन मकसद है क्योंकि इसको करने का मेन मकसद ये है क्योंकि जितने भी हम फिजिक्स के लॉ पढ़ते हैं दोज आर ओनली फॉर सेंटर ऑफ मास। अगर वो सेंटर ऑफ मास के लिए हैं तो ये सोचो कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, हमने फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल्स एम ए, F इक्वल्स जी m1 m2 r स्क्वायर। अच्छा, P इक्वल्स एम वी, ये हमने पढ़ा है। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, कंजर्वेशन लॉज, ये सब पढ़े हमने। ये सब के सब इसी के लिए वैलिड है। तो जरूरी क्या है हमारे लिए? यही कि सेंटर ऑफ मास किस जगह पर है और कहां पर है, मतलब किस जगह पर और क्या है। इसको तो हमने समझ लिया और इसको भी समझ लिया, लेकिन अब हमें जो डिफिकल्टी आती है वो डिफिकल्टी आती है कैलकुलेशन में। ये अच्छा, ये डिफिकल्टी क्यों आती है? तो सुनो, बिकॉज वी फॉरगेट कि रोटेशन 2D में होता है और 3D में होता है। ये दोनों बातें हम भूल जाते हैं और यही डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है जब हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए इस बात का याद रखो कि सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए नंबर 1 ऑरिजिन, ठीक है। नंबर 2 ऑरिजिन के बाद उसका फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन से पहले ये ढूंढो कि वो 2D में है कि 3D में है। सो 2D में है, 3D में है कि 1D में है। नंबर 3, इसके बाद करना है फॉर्मुलेशन। और फॉर्मुलेशन करने के लिए ये याद रखो कि सबके लिए कैलकुलेशन सेपरेट करो। 2D में क्या, x y, x के लिए अलग y के लिए अलग करो। 1D में तो बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, हो गया। 3D में x के लिए अलग, y के लिए अलग और z के लिए अलग। ये तीनों सेपरेट करोगे तभी आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा। जैसे जब हम कभी किसी से मिलने जाते हैं तो हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन लेकर जाते हैं, तभी तो मिल पाते हैं। अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगा तो नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, मिलना क्यों है? क्योंकि फिजिक्स में इसी की इंपॉर्टेंस है, इसी की इंपॉर्टेंस है और ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे काम करता है ये, इसको देखते हैं एक बार। इसके कुछ एग्जाम्पल समझना। ये देखो, हमने सोचा कि जब दिवाली के दिन क्रैकर ब्लास्ट होता है तो कुछ सेपरेट हो जाते हैं ना हमारे पास, अभी जो बताया था मैंने। अगर ये सेपरेट हो गए सो ये जो ट्रेजेक्टरी बनाते हैं ये, इनकी ट्रेजेक्टरी डिफरेंट होती है। और हमने जिसके लिए फॉर्मूला पढ़ा, जिस ट्रेजेक्टरी के लिए, वो ट्रेजेक्टरी ये होती है, पैराबोला। इसके लिए फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि ऐसे जाओ ऐसे मुड़ जाओ, ये कौन सी ट्रेजेक्टरी है नहीं पता। इसके लिए फॉर्मूला नहीं आता, बट इसके लिए आता है। तो इसके लिए आता है इसीलिए एक बात कि इन सभी का मास m1 m2 m3, इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। एक बॉल या एक कोई भी पटाखा आता है, वो यहां आके फट जाता है, ब्लास्ट। जैसे ब्लास्ट होता है तो इस बॉम्ब का, इस पटाखे का सेंटर ऑफ मास कहां था? इसका सेंटर ऑफ मास
ये इधर इधर, माना कि ये बहुत बड़ी सी बॉल थी ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां, अब ये सब ब्लास्ट हो गए, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? इसको हमने यहां देखा, फिर इसका भी हमने मतलब तीनों का कैलकुलेट किया एक्स वाई जेड करके, और हमें मिला कि सेंटर ऑफ मास तीनों का यहां पर आ गया। ये चल के आगे चले गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तीनों को कैलकुलेट किया, ये यहां पर आ गया। फिर ऐसे करके जोड़ते गए और ये हमें मिल गई एक ट्रेजेक्टरी। और ये ट्रेजेक्टरी कैसे मिली? ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। तब हम समझ गए कि हमें फिजिक्स के लॉ इसी के लिए पढ़ना है। दूसरा देखो, ये एक और, ये एक हैवी बॉडी, ये एक लाइटर बॉडी, ये भी लाइटर है, ये थोड़ी सी और ये ऐसे करके हमने सोच लिया। अब इनको ना रोटेट करना है, और हमने पहले भी बात किया था कि जब कोई चीज रोटेट करती है तो किसी ना किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड करती है, और वो फिक्स पॉइंट इनके लिए होता है सेंटर ऑफ मास। वो कहां होता है वो इससे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि वो यहां पर है अभी, जैसे हमारा सन और बाकी सारे प्लेनेट। तो क्या होता है कि ऐसे करके तीनों, ये बॉडी और सन यहां पर है, यहां पर वो पॉइंट रहेगा फिक्स। या तो मानो कि तीन बॉडी है ऐसे करके, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये रहेगा फिक्स, बाकी तीनों ऐसे करके मूव करेंगे। तो इसीलिए ना हम फिजिक्स में जब स्पेस में लगाते हैं फिजिक्स, तो वो फिजिक्स भी किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए। जब किसी बॉडी को हमने रोटेट कर दिया तो उसकी फिजिक्स भी किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए, इसके लिए। अच्छा, एक फेमस एग्जांपल और, वो कौन है? तो वो सुना होगा आपने, टग ऑफ वॉर के लिए। रस्सी का जो खेल होता है, खींचातानी जिसमें करते हैं, एक टीम वहां से पकड़ती है तो एक टीम यहां से, दोनों रस्सी को खींचते हैं, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना एक्शन उतना रिएक्शन, लेकिन फिर भी एक टीम जीतती है, दूसरी टीम हार जाती है। और एक्शन रिएक्शन इक्वल होने से दोनों टीम को ऐसे करके रोप, यहां पर रहेगी टीम ए और यहां रहेगी टीम बी। जितना एक्शन टीम ए देगी उतना रिएक्शन इसको मिलेगा, तो एक्शन रिएक्शन इक्वल है, तो दोनों टीम को हारना नहीं चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि एक टीम जीतती है, एक टीम हार जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम एक ऐसे पॉइंट को पकड़ लें जहां से पकड़ के खींचें, तो वो टीम को पूरा का पूरा लोड इधर गिर जाएगा। मान लो कि ये टीम हैवी है, ये 50 केजी का वेट रखती है, या तो चलो 50 केजी, और यहां पर है 10 केजी का वेट। तो इस वेट के डिफरेंस के कारण सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया। तो ये सोचो कि सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ झुका हुआ है? इसकी तरफ, मतलब कि इसको खींचने में आसानी है, तो ये बस ऐसे करेगा और पूरी टीम गिर जाएगी। अच्छा, एक और एग्जांपल, हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई बड़ी बड़ी लॉरी जाती है, ट्रक जाते हैं, तो उनके ऊपर ऐसे करके सामान लदे होते हैं बहुत ज्यादा, और नीचे ट्रक का हिस्सा रहता है। और जब ट्रक मुड़ता है तब ट्रक के गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि इस पूरी जो भी हमने सामान रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो अगर वो ट्रक थोड़ा सा भी पलटेगा तो सेंटर ऑफ मास ऐसे शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये गिर सकता है, क्योंकि सारा का सारा मास कहां पर है? नीचे की तरफ गिर रहा है। अच्छा, ऐसे ही जब हम कभी किसी सड़क पर चलते हुए फिसल जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे स्लिप करने से जब ऐसे बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, जब हम ऐसे करके स्लिप हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पहले कहां था? पहले इधर था। लेकिन जब हम झुक जाते हैं, तब हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास
ऐसे नीचे की तरफ दबाने के लायक हो जाता है। ऐसे खड़े हैं तो हमें एकदम नीचे दबाता है, तब हम नहीं गिरते। लेकिन जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास को ग्रेविटी का कंपोनेंट खींच लेता है, और जब उसको खींचता है तो हमारी पूरी बॉडी गिर जाती है। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ये हर जगह अप्लाई होता है, हमारे गिरने से लेकर किसी ट्रक के गिरने पे, पलटने पे, सब जगह। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि जब आप भारी लोड लेके जाओगे ना तो संभल के जाओ। क्या होता है तो सुनो, हमने एक भारी बोझा उठा के अपने सर पे रख दिया, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा भी अनबैलेंस होते हैं ऐसे करके तो हमें ऐसे गिरने का चांस ज्यादा होता है। अगर हमने उस भारी बोझे को नीचे रख दिया और तब ऐसे होते हैं, तब हम संभल जाते हैं। लेकिन सामान उठा के रखेंगे और ऐसे होंगे तो गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपने सर पर एक लोड रख दिया। लोड रखने से हमारा सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया। क्यों ऊपर आ गया? क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहां होता है इसको देखेंगे हम अभी, ठीक है। हम अक्सर बात कर रहे हैं कि लोड रखा, भारी सामान सेंटर ऑफ मास पास में आ गया, भारी था सेंटर ऑफ मास पास में आ गया। कैसे आता है? कैलकुलेशन से पता लग जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही भारी सामान रखा हमारा सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया। हमारी बॉडी जैसे ही डिसबैलेंस होगी वो कंपोनेंट ग्रेविटी का खींच लेगा और हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे बैलेंस? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का मास जहां पर कंसंट्रेट है वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास। चलो पहले हम इजी स्टेप शुरू करते हैं। इजी स्टेप में क्या कि दो मास m1 m2, इनकी सेपरेशन डिस्टेंस r है। m1 मास m2, इनकी सेपरेशन डिस्टेंस r। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों मासेस के लिए ये बताइए कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। कहां होगा सेंटर ऑफ मास, ये पूछा तो जरूर सेंटर ऑफ मास है। पहला क्या, सेंटर ऑफ मास इज प्रेजेंट। जैसे ही आपने ये सुना तो आपको क्या मान लेना है कि कहीं ना कहीं पर सेंटर ऑफ मास है। कहां पर है? चलो मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी कैपिटल आर सेंटर ऑफ मास के लिए। लेकिन हम एक बात पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस आर किसके लिए, ये सेपरेशन डिस्टेंस किसके लिए, ये जरूरी है। तो दूसरा हमें ढूंढना पड़ेगा ओरिजिन। ये सो लेट्स वी फर्स्ट चूज ओरिजिन। अब इसको हमें चूज करने के लिए एक इजी टेक्निक बना लेते हैं। वो ये कि सेंटर ऑफ मास कहां पर, ये m1 कहां पर है, सेंटर ऑफ मास कहां पर है। इसके लिए ना एक इजी काम करो, वो ये एक और एक दो, इन दोनों मासेस में से किसी एक पर मान लो ओरिजिन। अगर किसी एक पर ओरिजिन मानेंगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो चूज ओरिजिन एट वन ऑफ द टू सेंटर ऑफ वन ऑफ द मास। चूज ओरिजिन एट वन ऑफ द टू और मोर masses। ओरिजिन के लिए क्या बताया कि चूज ओरिजिन एट वन ऑफ द टू और मोर masses। अगर दो या दो से ज्यादा भी हैं तो भी आप अपना ओरिजिन किसी एक मास पर रखो। कैलकुलेशन टेक्निक इजी। चलो मानो कि वो ओरिजिन यहां पर है, ये क्या है? ओरिजिन, ठीक है। अब ये ओरिजिन है तो नंबर 3 ये भी हो गया। अब नंबर 3 आता है कि 2D है, 3D है कि 1D है। तो इट इज वन डायमेंशनल। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। नंबर 4 फॉर्मुलेशन। इसका फॉर्मुलेशन क्या होगा अब करो।
चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डेफिनेशन कि सेंटर ऑफ मास, ये तो पहले मास m1, मास m1 r1 पर है, मास m2 r2 पर है, और ये दोनों मासेस का कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर है, टोटल मास और एक पॉइंट पर कंसंट्रेशन। निकालना क्या है कि सेंटर ऑफ मास कहां है, मतलब कैपिटल R। सो m1 r1, m2 r2 और टोटल मास कितना m1 और m2। ये अब जो हमने किया वो रख दो। क्या किया, m1 तो ठीक है, r1 कहां पर है, जहां पर हम खड़े हैं m1 वहां से कितना दूर है, तो जहां पर खड़े हैं m1 तो वहीं पर है, तो कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है तो कितना 0। m2, अच्छा r2 कहां पर है, यहां से r2 है r डिस्टेंस पर, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का ये लोकेशन कहां पर है, ओरिजिन से r डिस्टेंस पर, तो r डिस्टेंस पर, और टोटल मास m1 m2। अब कैलकुलेशन में क्या बचेगा, m2r m1 प्लस m2 हो गया, एक डायमेंशन में कैलकुलेशन। अब इनकी वैल्यू पता है तो रख दो। हमें क्या क्या पता होगा कि m1 कितना, m2 कितना, इन दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी, m1 कितना, m2 कितना, और दोनों मास की सेपरेशन डिस्टेंस हो गया कैलकुलेशन। ये तो वन डायमेंशन में। अच्छा अब इसको 2D और 3D में लेके चलते हैं। चलो ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। अब हम क्या मान लेते हैं, कुछ मासेस है, कहां कहां पर है, चलो मानो कि एक मास यहां पर है, L से बना है, तो चलो m1 यहां, m2 यहां और m3 यहां पर है, ठीक है। तीनों मास दे रखे हैं और ये आपस में कितनी दूर है वो पता होगा, ठीक है। चलो इसको मानते हैं कि m2 और m3 डिस्टेंस है r, और ये वाली भी r, चलो ये दोनों डिस्टेंस सेम है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चूज करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास है कहां पर है। मानो कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है, मान लिया। अब इसके मानने के बाद हमारी कैलकुलेशन में पहला पार्ट ये आता है कि चलो सेंटर ऑफ मास तो हो गया, मतलब टोटल मास, ऑरिजिन कहां पर है, सेंटर ऑफ मास कहां पर, किससे, तो हमने बोल दिया कि चलो इससे मान लो, इसको क्या मान लिया, ऑरिजिन, सो ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन से सेंटर ऑफ मास ये कैपिटल R डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है वो देखो। क्या होता है कैलकुलेशन, m1 r1 m2 r2 प्लस m3 r3, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमें तीसरे नंबर पे डिफाइन करना है, ठीक है। करते हैं डिफाइन। ये देखो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, ये या तो ये वाला कंसेप्ट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों अलग अलग हैं, एक x में है तो एक y में है, ठीक है। चलो ये सोचो कि यहां से अगर देखें तो हम अगर कैलकुलेशन करें x के लिए, सेंटर ऑफ मास x में कितना, ये x में हो जाएगा rx, x में इतना है, और y में कितना ry, करेक्ट है। x में सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में ना, तो ये रही x डायरेक्शन में,
ठीक है, टोटल मास कितना, इतना, कितना है तो अब इसमें कैलकुलेशन का फॉर्मूला, तो m1 r1, r1 मतलब क्या कि ये m1 कितनी दूरी पर है, m1 कितनी दूरी पर है x डायरेक्शन में, तो जहां पर है x में तो ये कहीं नहीं है, x में तो 0 पर है, x में 0 पर, प्लस m2 r2, m2 कहां पर है, ये रहा, और m2 कितना दूर है, ये भी कहीं नहीं है। अच्छा m3 तो प्लस m3, अब r3 मतलब m3 कितना दूर है, m3 ये x में इतना, और x में कितना है ये r, ठीक है, इसको हम rx नाम देते हैं, rx, और ये ry, फिर अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो हमें निकालना rx है ना, तो इस m को डिवाइड में लेकर आ जाते हैं, तो m1 प्लस m2, यहां से m डिवाइड में आ गया। अब अगर ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 0, तो x में लोकेशन आ गई, y में निकालो लोकेशन, चलो तो ry प्लस में m3, टोटल मास m3, y के लिए निकालो, तो मास m इक्वल कहां पर है, अच्छा m1 y में कितना है, m1 तो ry है, तो m1 ry प्लस m2 y में कितना है, ये नहीं है, और यही तो हमें चाहिए था एडवांटेज कि कम से कम रहे। m3 कितना है y में, m3 भी नहीं है, तो m3 भी खत्म y में, तो ये दोनों के दोनों टर्म खत्म हो गई, 0 से मल्टीप्लाई है। और टोटल मास को अगर हम डिवाइड में लेकर आ जाए, तो m1 m2 और m3, तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, और x y आने से क्या मिलता है, कोऑर्डिनेट, जब कोऑर्डिनेट मिलता है तो x में चलो y में चलो, मिल गया सेंटर ऑफ मास। इसी के लिए हम इसी तरह से कैलकुलेशन के टेक्निक देखेंगे और न्यूमेरिकल कुछ। सो लेट्स मेक, चलो उससे पहले एक एग्जांपल और, हम मान लेते हैं, चलो इसको पूरा हटा देते हैं, मास m1 m2 m3, ये ट्रायंगल के शेप में बसे हुए हैं। अब हम इनके कोऑर्डिनेट रखेंगे, ठीक है, तो कैसे कैसे रखेंगे, यहां से लेकर ये डिस्टेंस m1 और m2 की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते हैं। चलो तो यहां से लेकर ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर पर, ये भी, और ये, मतलब कि क्वेश्चन में होगा कि दीज 3 मासेस आर एट इक्वी डिस्टेंस बट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस मतलब किनारे पर है। अच्छा, अब कैलकुलेशन पार्ट कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा, कहां होगा, मतलब कि वो तो पहले है तो कहीं भी मान लो। चलो मैं ऐसी लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो शेप दिखती है मुझे 2D है। 2D कैसे, जब कभी भी मैं ऐसी लाइन देखूंगा, इस लाइन में x भी है और इस लाइन में y भी है, इसलिए कौन सा है ये 2D, और 2D है तो x को अलग कैलकुलेट करना है,
y को अलग। मान लो कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, ये अगर यहां पर है तो ये टोटल मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहां पर, लेकिन किससे? ऑरिजिन। ऑरिजिन कहां माने? M2 पर, ठीक है, चलो ऑरिजिन, तो ये ऑरिजिन से कैपिटल R डिस्टेंस पर है। कैपिटल R मतलब कि RX और ये RY, RX RY। कैलकुलेशन पार्ट, ओके। पहले X में 2D बिट हो गया हमारे पास डिफाइन। अब फॉर्मुलेशन, पहले M1 ठीक है, M1 X में कितना दूर है? तो X में ये 1 सेंटीमीटर, 1 प्लस M2 कितना दूर है? जहां पर ऑरिजिन वहीं पर M2, तो ये खत्म, ठीक है, प्लस M3 ये कितना दूर है? तो X में देखो ये एकदम मिड में, मतलब 1 का हाफ। 1 का हाफ कितना होता है? 0.5, ये ठीक है। और टोटल मास से डिवाइड करेंगे, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 X में आ गया। मान लो कि X में आ गया ये 0.5 पर, X में कितना मान लिया? 0.5, ठीक है। ऐसे ही Y में निकालो, ये वैल्यू हमने अपने आप से मानी है, इनके मास को सोचकर अपने आप से। अब इसको चेंज कर देंगे, चलो मत मानो, ठीक है। Y में कितना? M1 कितना है Y में? तो M1 Y में कुछ भी नहीं है, देखो ये तो केवल X में है, Y में नहीं है। अच्छा, Y में कब होता है ये ऑरिजिन, और जब ऑरिजिन से ये थोड़ा सा ऊपर होता तो ये Y में माना जाता, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है Y में। प्लस M2 कितना है Y में? वो तो बिल्कुल नहीं है। M3 कितना है Y में? तो M3 की जो डिस्टेंस है Y में, इट इज दिस मच। और ये डिस्टेंस कितनी है, इसको निकालने के लिए पाइथागोरस, क्यों? क्योंकि हमें ये निकालना है। कैसे करेंगे, चलो एक बार करते हैं। ये 0.5 है, मतलब 1.5, और ये 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। हमें तो ये निकालना है, तो p² इक्वल्स टू h² माइनस b², इसको निकालना है। तो b तो आ जाएगा माइनस में, b माइनस में आ गया। कैलकुलेशन करो, h कितना? 1, तो p² इक्वल्स टू √1 माइनस b कितना है? तो ये रहा b, मतलब 0.5 का स्क्वायर 0.25, और रूट में रखेंगे तो 0.75, यस, स्क्वायर हट जाएगा ना तब। तो M3 जो है ये √0.75 पर है, ये। अब 0.75 को हम 0.81 मान सकते हैं लगभग। तो अगर हम इसको 0.81 माने लगभग करके, तो कितना हो जाएगा ये? 0.9 मान लो उसको अराउंड करके, सो इट इज अराउंड 0.9। और टोटल मास M1 M2 M3, चलो मानो M1 M2 M3 गिवन है, कितने कितने हैं? तो यहां देख लो, M1 1 kg, M2 भी सेम और M3 भी सेम, सबका मास एक जैसा। चलो अगर एक जैसा है तो 1 इंटू 1 प्लस, वो तो खत्म हो गया, 1 इंटू 0.5,
1 + 1 + 1 3। कितना आएगा? 1 प्लस में 0.5 अपॉन 3, और कितना होगा ये? 1.5 अपॉन 3 तो 0.5। x में कितना आ गया? 0.5। ये y में देखते हैं, ये तो खत्म, ये भी खत्म, तो ये हो जाएगा 1, 0.9 अपॉन में 3, मतलब कि 1.9 अपॉन में 3, तो कितना आएगा? देखो एक बार। हाँ सॉरी 0.9, तो 0.3 आ जाएगा। ले लीजिए। अब इसको यहां देखो, x में चलो 0.5, x में आ गया 0.5, y में 0.3, ये आ गया सेंटर ऑफ मास। पहले कहां माना था? यहां पर, है ना? अब ने कहा शिफ्ट हो सकता है, शिफ्ट होके कहां मान अब आ गया? ये। तो ये है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेशन करना है। आ जाएगा टेक्निक। 2D में है कि 3D में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस हिसाब से एक कैलकुलेशन करके आना। वो कैलकुलेशन क्या होगा? अब किसी भी चीज की कर सकते हो कैलकुलेशन। देखो कैसे। अब हम ये भी मान सकते हैं कि जब एक ट्रक चल रहा है, उसके ऊपर लोड रखा हुआ है इतना ऊंचा। देखा है कभी कभी, होता है ना, इतना ऊंचा रखा हुआ है। अब सोचो कि जब ट्रक पे इतना सारा सामान चल के जाएगा तो इसके गिरने के चांस है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास बिना लोड के यहां पर होगा कहीं ना कहीं। लोड लगा दिया तब सेंटर ऑफ मास मतलब इसमें छुपा हुआ है। और जैसे ही ये थोड़ा सा आगे या पीछे होगा तो ऐसे होगा, पूरा का पूरा ट्रक ऐसे पलट सकता है। क्यों पूरा पलटेगा? क्योंकि ये पॉइंट जैसे ही यहां पर आएगा, खतरा शुरू। क्यों खतरा? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का या किसी भी बॉडी का यही पॉइंट तो है जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो कराता है। अगर ये आगे तो हम मानेंगे कि पूरी बॉडी आगे, लेकिन अगर पूरी बॉडी आगे नहीं गई, ये आगे आगे, देखो क्या होता है। ये देखो, ये नीचे का हिस्सा और ये पूरी बॉडी का हिस्सा। हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, इसके ऊपर भी कुछ है, मानो कि ये सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा फिर से चलो देखो, इसको यहीं पर देखते हैं डायग्राम बना के। यहां सेंटर ऑफ मास है। सोचो कि जब ये पॉइंट आगे जाएगा तब क्या होगा? इसके रिलेटिव ये पीछे आएगा और ये वाला भी थोड़ा सा पीछे। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास किसके पास में? इस वाले के। अच्छा चलो और पास कर लेते हैं, कंसेप्ट समझना अच्छे से। मानो कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है, सेंटर ऑफ मास। जब सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा शिफ्ट होने से, तो इसके लिए ये जाएगा पीछे और ये वाला भी पीछे। लेकिन जो पीछे जाएगा, एक ये और एक ये, दोनों में से किसका इफेक्ट पीछे जाने में ज्यादा होगा? इसका मतलब बॉडी ऐसे से ऐसी हो जाएगी, और ऐसी होगी तो क्या करते हैं इसको? गिरना, रोटेट करना। और अब हमें इसको ढूंढना आ गया है कि कहां होगा कहां नहीं। और अगर ये ढूंढना आ गया आपको, तो अब हमें ये भी पता लग जाएगा किस में कितना खतरा है, किस गाड़ी को कैसे संभालना है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास से। जब कोई पॉइंट मास चलता है उसका मोमेंटम,
उसका एक्सेलरेशन, उसका एवरीथिंग। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कैलकुलेशन समझ में आ गया आपको पार्ट? ओके।